कक्षा 9 के विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम अपना 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस से, जीवन की मौलिक इकाई। इसमें हम जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में, और 1774 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने तालाब के जल में जीवित कोशिका की खोज की थी। और इन्होंने अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं के बारे में जानकारी दी थी, जो कि कार्क के टुकड़े में प्राप्त किया था, और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं के बारे में जानकारी हमें दी थी। यह जो छोटी सी खोज थी, बाद में अनेक प्रयोगों द्वारा हमें और इसके बारे में जब विकसित सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई तो कुछ और भी जो इसके आंतरिक संरचनाएं हैं उनके बारे में पता चला, जिसमें हमने देखा कि कोशिका को मुख्य रूप से 3 भागों में हम बांट सकते हैं। 3 गुण कहे जाते हैं इनके, कोशिका के 3 गुण दिखाई देते हैं इसमें। पहला होता है सबसे बाहर कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। और जो पौधे होते हैं उनमें कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। यह सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम कोशिका के भीतर कुछ झिल्ली से घिरे हुए जो 2 तरह की कोशिकाएं हमने पढ़ी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उसके भीतर सिर्फ एक ही झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, और उसके भीतर कोई झिल्ली से घिरा हुआ कोई भी अंग या कोशिकांग नहीं पाया जाता है। ना तो केंद्रक के चारों ओर कोई झिल्ली पाई जाती है। तो केंद्रक से संबंधित पदार्थ है डीएनए, वह एक जगह पे एकत्रित रहता है बीच में, जिसे हम न्यूक्लियाइड क्षेत्र कहते हैं या केंद्रकीय क्षेत्र कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें यह केंद्रक, उसके चारों ओर बाहर झिल्ली होती है दोहरे परत की, जो कि जगह जगह छिद्रित होती है, जिसके माध्यम से कोशिका द्रव्य से जुड़ी रहती है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की अपेक्षा अनेक कार्य करने वाले कोशिकांग पाए जाते हैं, जो कि कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। आज के अध्याय में हम उन कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे कि वह कौन कौन से कोशिकांग हैं। कुछ कोशिकांगों के बारे में पढ़ा जाएगा और यह देखा जाएगा कि वह कोशिका के भीतर किस तरह की संरचनाएं होती हैं और कौन से कार्य संपन्न करते हैं। पहला कोशिकांग है, कोशिकांग क्या होते हैं यह जान लीजिए। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है, जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाहरी पर्यावरण से अलग बना रहे। हर कोशिका के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, जिससे कि जो बाहरी पर्यावरण है और कोशिका के भीतर का जो पर्यावरण है उसमें डिफ्रेंसिएशन किया जा सके, अंतर किया जा सके। बड़ी और जटिल जो कोशिकाएं होती हैं बहुकोशिकीय जीवों में, उनमें उपापचयी क्रियाएं होती हैं। वह उपापचयी क्रियाएं अलग अलग रखने के लिए कोशिका के भीतर भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है। और यह कोशिकांग भी झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं के रूप में बने हुए होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो कि उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। यह कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग, यूकैरियोटिक कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऐसे कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जैसा कि हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखते हैं। एक खासियत और है, यह जो कोशिकांग पाए जाते हैं यह सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखे जा सकते हैं, इतने छोटे होते हैं। इसके पहले हमने केंद्रक के बारे में पढ़ा था कि केंद्रक क्या होता है। अंतर्द्रव्यी जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये जो कोशिकांग के महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं, जो कि कोशिकाओं के भीतर उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर कोशिका द्रव्य में टहलते रहते हैं। यह आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि कहाँ कहाँ यह गाल्जी उपकरण है आपका। यह भी कोशिका झिल्ली से, एक झिल्ली से घिरा हुआ अंगक होता है। सबसे बाहर प्लाज्मा झिल्ली है और झिल्ली के भीतर द्रव्य भरा हुआ है। द्रव्य के भीतर छोटे छोटे कोशिकांग हैं। यह लाइसोसोम है।
माइटोकॉन्ड्रिया है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है, भीतर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, केंद्रक के बाहर चारों ओर की झिल्ली है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है। तो इस तरह तमाम कोशिकांग कोशिका द्रव्य में फैले हुए रहते हैं, टहलते रहते हैं इधर उधर। और प्रमुख जो कोशिकांग हैं उसमें अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, यह कुछ महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं। यह जो कोशिकांग हैं महत्वपूर्ण इसलिए भी होते हैं कि कोशिकाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। चलिए एक एक कोशिकांग के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। नलिकाएं, झिल्ली युक्त नलिकाएं और सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। यह लंबी लंबी नलिकाएं होती हैं जो कि गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती हैं। अंतर्द्रव्य जालिका की रचना जैसे प्लाज्मा झिल्ली होती है उसी तरह होती है कि अभी एक झिल्ली से बनी हुई नलिकाएं होती हैं, जैसे पाइप हम देखते हैं उसी तरह की नलिकाएं होती हैं, जो कि इनके जो बाहर की परत है वो प्लाज्मा झिल्ली के समरूप ही होती है। अंतर्द्रव्य जालिका अगर संरचनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो एक ही कोशिका में दो तरह की अंतर्द्रव्य जालिका पाई जाती है। एक को कहते हैं खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RER, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। पहली यह होती है एक प्रकार की, दूसरी होती है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जिसे SER के नाम से जाना जाता है, मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। दो तरह की अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका के भीतर पाई जाती है। RER को जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका को, तो खुरदरी क्यों दिखती हैं यह हमें पता चल जाता है। इसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं, यह भी एक कोशिकांग ही होते हैं। यह इस अंतर्द्रव्य जालिका के, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका के बाहर जो दीवार होती है, बाहरी परत जो होती है उस पर चिपके रहते हैं, इसलिए यह अंतर्द्रव्य जालिका खुरदरी दिखाई देती है। राइबोसोम क्यों चिपके रहते हैं? राइबोसोम का काम होता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। शरीर में जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है यह राइबोसोम के द्वारा ही की जाती है। तो RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम लगे होते हैं या प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, तो शरीर में, कोशिका में कहीं भी जब प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो वह राइबोसोम बनाता है और इसी अंतर्द्रव्य, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की नलिकाओं के माध्यम से कोशिका द्रव्य में या कोशिका द्रव्य के बाहर जहाँ भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है वहाँ पर भेज देता है। ये तो RER का काम हो गया। SER क्या होता है? SER वसा और लिपिड का संश्लेषण करता है। यह वसा और लिपिड के संश्लेषण का कार्य करता है और यह कोशिका की क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जितने भी झिल्लियाँ बनती हैं, चाहे प्लाज्मा झिल्ली से लेकर के और जो कोशिका अंगक की झिल्लियाँ हैं, सभी झिल्लियाँ लिपिड और वसा से मिलकर बनी हुई होती हैं, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी हुई होती हैं, जिनका संश्लेषण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के भीतर किया जाता है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए महत्वपूर्ण इसीलिए होती हैं। यह इस जो प्रक्रिया है कोशिका के झिल्ली निर्माण की प्रक्रिया, जो कि कोशिका के भीतर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण करती है, यह लिपिड प्रोटीन झिल्ली के निर्माण का कार्य करती है। इस प्रक्रिया को, झिल्ली निर्माण की प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। याद रखें, 3 मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत कोशिका के भीतर एक मेम्ब्रेनस सिस्टम पाया जाता है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जिसे कहते हैं। उस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के भाग में गाल्जी उपकरण, अंतर्द्रव्य जालिका और लाइसोसोम, 3 पार्ट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आंतरिक झिल्ली तंत्र। तो यह जो झिल्ली जीवात जनन है, यह झिल्ली जीवात जनन इन्हीं झिल्ली तंत्र के अंगों को बनाने का कार्य करता है। कुछ दूसरे प्रोटीन और वसा, एंजाइम और हार्मोन की भांति, दूसरे जो प्रोटीन है और वसा है वह एंजाइम और
हार्मोन की भांति कार्य करते हैं, चूँकि प्रोटीन और वसा का संश्लेषण SCR के द्वारा होता है। विभिन्न कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भिन्न भिन्न रूपों में भी दिखाई देती है, परंतु यह हमेशा जो है एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है, इसलिए इसे अंतर्द्रव्यी जालिका के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कार्य है वह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य एक नली के रूप में फैली रहती है और कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य आवश्यक पदार्थों, मुख्यतः प्रोटीनियस पदार्थों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है, उसके लिए जिम्मेदार होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का भी कार्य करती है या स्केलेटन का भी कार्य करती है कुछ रासायनिक क्रियाओं के लिए। एक वर्ग के जंतुओं में जिन्हें कशेरुकी कहा जाता है, मतलब हम लोग, यह उसके यकृत की कोशिकाओं में जो भी SCR होता है, हम लोगों की मतलब जितने भी कशेरुकी हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनके यकृत की कोशिकाओं में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विषैले पदार्थों और जो दवाएं हम खाते हैं उसको भी हमारे शरीर से हटाने का काम यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो यह एक कोशिका अंगक हो गया। दूसरा है गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण कैमिलियो गाल्जी द्वारा वर्णित गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होता है। यह भी झिल्ली से बनी हुई नलिकाएं होती हैं, चपटी जो है एक दूसरे के ऊपर रखी हुई पुटिकाएं होती हैं और इस तरह समानांतर सजी रहती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि यह किसी सिक्के का एक तरफ का हिस्सा अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह की संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं। इन संरचनाओं को कुंडिका कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क, गाल्जी काय की झिल्लियों का संपर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से होता है, इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के यह दूसरे भाग को बनाते हैं। अंदर जो झिल्ली तंत्र पाया जाता है उसका दूसरा भाग यह गाल्जी उपकरण होता है, पहला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दूसरा भाग जो झिल्ली तंत्र का होता है वह गाल्जी उपकरण होता है। संरचना देख सकते हैं हम, पादप कोशिका की संरचना दी गई है, कैसे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहाँ होती है, केंद्रक कैसे होता है, रिक्तिका कहाँ होती है और प्लाज्मा। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको ध्यान से देख लें कि कैसे कैसे कौन से कोशिकांग कहाँ होते हैं। खूब अच्छे से याद करें, इस चित्र को बनाएं बार बार, जिससे कोशिका की संरचना आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो यह जो गाल्जी उपकरण है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित जो पदार्थ होते हैं वह गाल्जी उपकरण में आते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है और भी दूसरे पदार्थ संश्लेषण करता है, और हम जानते हैं कि वसा का भी संश्लेषण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो ये जो सारे पदार्थ संश्लेषित होते हैं, कहीं भी फैक्ट्री में भी अगर कोई मटेरियल बनता है तो उसको पैकेजिंग करना आवश्यक होता है। तो कोशिका के भीतर जो पैकेजिंग का कार्य होता है वह गाल्जी उपकरण करता है। इसलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह सीधे गाल्जी उपकरण से जुड़ा हुआ होता है, और वह जो भी पदार्थ बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वह सीधे गाल्जी उपकरण में जाते हैं और वह उन्हें पैकेजिंग करके उनको पुटिका के रूप में बंद करके उनका संचयन करती है, रूपांतरण करती है और परिवहन का कार्य भी करती है। गाल्जी उपकरण में सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा बनाने का कार्य भी होता है, जरूरी है, याद रखिएगा इसको। गाल्जी उपकरण से ही के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, जो कि हमारी कोशिका का ही एक कोशिकांग होता है। गाल्जी उपकरण की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह कैमिलियो गाल्जी थे। कैमिलियो गाल्जी के बारे में जान लीजिए। कैमिलियो गाल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोर्टनो में हुआ था। उनका पावियो विश्वविद्यालय से मेडिसिन में डिग्री ली थी, इन्होंने मेडिसिन में पढ़ाई की थी, और 1865 ईस्वी में स्नातक के बाद उन्होंने पाविया के सेंट मेंडियो के अस्पताल में अध्ययन किया था
और उस समय उनकी सारी खोजें तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी शुरुआत में, कैमिलो गाल्जी की। बाद में 1872 ईस्वी में उन्होंने एबियाटे ग्रेसो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पदभार भी ग्रहण किया था। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की थी। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया और उसके सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंजित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। जो अभिरंजन होता है कोशिकाओं का, वह भी कैमिलो गाल्जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, कोशिकाओं को रंजित करने का। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था और विशेषता यह कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वो इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। गाल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 ईस्वी में इन्हें सैंटियागो रैमोनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित। तो मुख्य कार्य इन्होंने जो किया था वह यह था कि इन्होंने तंत्रिका तंत्र के बारे में काफ़ी खोजबीन की थी, लेकिन हमें यह याद रखना है कि गाल्जी उपकरण की भी खोज कैमिलो गाल्जी ने ही की थी। हमारा अगला कोशिकांग है लाइसोसोम। संरचनात्मक दृष्टि से जो लाइसोसोम है वह एक सिंगल झिल्ली से, अभी तक जो भी कोशिकांग हमने पढ़े वो दोहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग थे, लेकिन लाइसोसोम या इकहरी झिल्ली से घिरा हुआ एक ऐसा कोशिकांग है जिसके भीतर पाचक एंजाइम भरे हुए होते हैं और यह पाचक एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए होते हैं, वहाँ सब बने हुए होते हैं और गाल्जी उपकरण पहुँचते हैं। गाल्जी उपकरण लाइसोसोम के रूप में पुटिका बना करके कोशिका के भीतर इन्हें छोड़ देता है, जिन्हें हम लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। काम क्या है लाइसोसोम का? लाइसोसोम कोशिका का जो अपशिष्ट है उससे निपटाने वाला तंत्र माना जाता है। कोई भी बाहरी चीज़ जैसे स्कैवेंजर होते हैं हमारे पर्यावरण में, तो हमारी कोशिका के भीतर यह स्कैवेंजर है जो कि तमाम जो खराब चीज़ें होती हैं, उन्हें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन्हें निपटाने के लिए यह तंत्र कार्य करता है। बाहरी पदार्थ या कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पचा करके कोशिका को साफ स्वच्छ रखता है। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा एंटीजन और पुराने अंगक जो कि लाइसोसोम जिन्हें पहचानता है कि यह पुराना कोशिकांग है या क्षतिग्रस्त है, वह सभी इन्हें लाइसोसोम एब्जॉर्ब कर लेता है और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम भरा हुआ होता है जिसे हम हाइड्रोलेजेस कहते हैं, जो कि लाइसोसोम में भरा हुआ रहता है। यह जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देता है और कोशिकीय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट भी जाते हैं। अंदर की सफाई करते करते बाय द वे अगर कोशिका डैमेज हो गई तो यह लाइसोसोम फट भी जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचा देता है जो कि लाइसोसोम में भरा हुआ रहता है। मतलब इसीलिए इन्हें एक नाम देते हैं आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। तो यह था आज का क्लास हमारा। आशा करता हूँ बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास के साथ। इस क्लास को से संबंधित कोई डाउट हो तो कमेंट करके फ़ोन करके क्लियर कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे। गुड लक, वेल विशेस।